नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या दौरे पर हैं, जहां वो श्री रामानाथ स्वामी मंदिर के भव्य कुंभाभिषेकम और जीर्णोद्धार समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या और तमिलनाडु एक विशेष रिश्ता है। हजारों साल पहले श्री राम श्रीलंका में सीता माता की खोज के लिए निकले थे। तब उन्होंने तमिलनाडु में भगवान शिव की आराधना की थी, जहां आज रामेश्वरम स्थापित है। भगवान शिव की कृपा से सेतुबंध का भी निर्माण हुआ था। आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज गोरखपुर दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे सीएम। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल ड्रीम प्रोजेक्ट सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम और शिक्षक और प्रधानाचार्यों को आज सम्मानित भी करेंगे। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े। सुभाष, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और 4:30 बजे बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शिक्षक दिवस के अवसर पर आज यहाँ एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 54 शिक्षकों को आज वो बाकायदे पुरस्कृत करेंगे और सम्मानित करेंगे। जिसमें से आपको बता दें कि 41 जो है बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक हैं और 13 जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो शिक्षक हैं वो शामिल हैं। आपको ये भी बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षकों को 25,000 का पुरस्कार देंगे। यह कार्यक्रम जो है आज 4:30 बजे होना है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास पे चले जाएंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। आपको बताते चले कि एशिया में पहला जो है जटायु सेंटर जो गोरखपुर में बना हुआ है, यानी कि जो रामायण में जटायु की गाथा लोग याद करते हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ लगभग जो है 3.25 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का बाकायदे यहाँ निर्माण कराया है। उसका जो है कल वो बाकायदे जो है उद्घाटन करने वाले हैं। इसी के साथ 636 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण वो 6 सितंबर को करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 7 सितंबर को सबसे बड़ा कार्यक्रम है, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट सैनिक स्कूल का जो है बाकायदे यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी जिसमें शामिल होंगे और राज्यपाल उत्तर प्रदेश शामिल होंगे। उसका जो है उद्घाटन होना है और इसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसको लेकर पूरी तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग 4 बजे गोरखपुर पहुंच जाने वाले हैं। जी जागृति, बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर गोरखपुर को कई सारी सौगात भी और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो लगातार ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर रहेंगे। आज वो शिक्षक दिवस समारोह के अवसर पर एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। खासतौर पर बात की जाए तो जटायु प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सैनिक स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कानपुर देहात पहुंचे, जहां उनका कांग्रेसियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश की योगी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सरकार के दावों पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और ये केवल मुख्यमंत्री और सरकार केवल बड़ी बड़ी बात करने पर लगी है, बुलडोजर की बात करती है और इनके राज्य में बलात्कार, हत्याएं, इनके कार्यकर्ताओं की परिवार की हत्याएं, इंजीनियर्स की हत्याएं और लगातार आम आदमी के ऊपर, समाज के हर तबके के ऊपर हमले हो रहे हैं और सरकार कुछ। तो वहीं वाराणसी में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सदस्यता अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि को पार्टी की ओर से नए सदस्यों को सदस्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आयोगों के गठन की प्रक्रिया अब शुरू हुई है। 2-3 आयोगों का गठन हुआ है, बहुत सारे आयोगों का गठन होना बाकी है। इंतजार करिए। वाराणसी का सम्मान हमेशा रहा है। वाराणसी का देश पर आज वाराणसी का विश्व पटल पर आदरणीय मोदी जी की वजह से नाम रोशन हो रहा है। आपके सम्मानित जनप्रतिनिधि का पूरा दुनिया में इकबाल है, गौरवान्वित करने वाला अब काशी है और मैं समझता हूं कि काशी को सम्मान करने का कोई प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। तो वही अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज भदोही पहुंचे, जहां उन्होंने सदस्यता अभियान का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। साथ ही जिला पार्टी नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाने पर बल दिया। इस दौरान राज्य मंत्री ने अखिलेश के आरोपों पर भी पलटवार करते कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और 2027 में सपा की सरकार आएगी, ऐसा सिर्फ उनको भ्रम है। जनता का विश्वास मोदी और योगी सरकार के साथ है। समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं और 27 में उनकी सरकार आने वाली है, ये सब उनको भ्रम है। जनता का जो मत है, जनता का विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, मोदी योगी सरकार के प्रति। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ जो 10 विधानसभा पे उपचुनाव है, इन 10 विधानसभा के उपचुनाव में लड़ेगी और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा को विकास से जोड़ना ये हमारी योगी और मोदी सरकार का लक्ष्य है और निश्चित तौर पे जो झूठ का गुब्बारा विपक्ष ने 2024 में फुलाया था वो गुब्बारा फूट चुका है। जनता को मालूम चल चुका है कि किस तरीके से केवल वोट पाने की लालच में विपक्ष ने जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो वही कन्नौज में सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने बताया कि घर घर जाकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। अन्य दलों में देखें तो वहां भी इसी तरीके से होगा। अगर आप देखें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी राजीव जी के अगर किसी को भी वो बनाए तो वो अपने परिवार से ही किसी व्यक्ति को बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह से काम नहीं करती है। कार्यकर्ता ही आगे बढ़ता है। अगर आप देखें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, अगर देखें हमारे प्रधानमंत्री जी को, किसी की भी अगर बात करते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, किसी को भी, तो वो काम करके ही आगे बढ़े हैं। हर कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का हो या दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल मंत्र के ही आधार पर पार्टी काम कर रही है। नेशन फर्स्ट है। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक बयान में कहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार आने पर बुलडोजर गोरखपुर में चलेगा, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है।
अब राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देखने पर कोई रोक नहीं है। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव का तांडव देखा है। मुंगेरी लाल के सपने देखना, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2012 से 2017 के दरमियान श्री अखिलेश यादव जी की सरकार का तांडव देखा है। 5 साल में 700 दंगे, सड़कों पर, चौराहों पर, तिराहों पर अपराधियों का बोलबाला, गाड़ी की बोनट पर पुलिस अधिकारियों को बिठाकर दहशत का माहौल गालिब करना, और रामपुर जैसी जगह पर क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी दुनिया ने देखा है। अब श्री अखिलेश यादव जी गोरखपुर में बुलडोजर की बात कहें, सरकार बनाने की बात कहें, जनता भरोसा कैसे करेगी? जनता ने 5 साल के उनके कालखंड की सरकार के तांडव को झेला है, अपमान को झेला है, जंगल राज स्थापित हुआ। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की जो फजीहत देखी है लोगों ने, मेरे ख्याल से श्री अखिलेश यादव जी को फिर कभी शायद इस प्रदेश की जनता कभी मौका नहीं देने वाली है, और जब मौका देने वाली है तो बुलडोजर कहां चला पाएंगे फिर। तो वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर भेड़िए के आतंक पर गहनता से चर्चा की। इस दौरान मंत्री ने बताया कि नरभक्षी भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके लिए देहरादून से एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई गई है। एक तो पब्लिक को बचाना और दूसरे भेड़िए का पकड़ना या उसके लिए जो भी करना है वो किया जाए। तो मैंने बचाने के लिए आपको बताया कि घर के अंदर सो, बच्चे के बहुत एहतियात रखो, घर में कुंडी लगा के रखो, और उसके अलावा जरा भी बच्चे के बारे में लापरवाही नहीं हो। लोगों से कहा गया है खेतों में जाओ तो अपने साथ में लाठी रखो, डंडा रखो, ग्रुप्स में काम करो, रात में पेट्रोलिंग के लिए कहा गया है, और ये कहा गया है कि घर के बाहर खुले में नहीं सोओगे, हर हालत में घर के अंदर ही सोना है सबको, और पूरी एहतियात बरतना। और इस बात को यहाँ की जो पेट्रोलिंग टीम है वो देखेंगे कि कोई बाहर तो नहीं सो रहा, अगर सो रहा तो कहा जाओ अंदर सो। भेड़ियों को पकड़ने और देखने, उससे शूट करने के लिए जो भी, क्योंकि वन्य जीव आपदा घोषित हो गया माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्हें जो भी कंपनसेशन है, जो चोट लगा सबके लिए दिया गया, और ड्रोन कैमरे से लेके जाल तक जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी आज क्षमता, उसकी एक निश्चित क्षमता है, उसके लिए आज कह दिया गया कि जो ड्रोन कैमरे हैं वो डबल हो, कि वो जैसे ही उसका टाइम खत्म हो एक दूसरा उसके लिए सर्च करेगा। तीसरा ये है कि जालों की भी संख्या बढ़ेगी, और जितने भी उसको मैंने बता दी, जब एक्सपर्ट आ गए हैं तो उस पर धैर्य रखिए, और वो भी एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने इस पर काम किया है। और इससे पहले जब यहाँ के लोगों ने 4 पकड़ा, बचे 3 वो भी पकड़े जाएंगे। तो वहीं लखनऊ से हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार से खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। लखनऊ शहर में तमाम ऐसी अनियोजित कॉलोनियां हैं जिनको इंतजार है कि आखिरकार एलडीए की ओर से उनको जो है एक हरी झंडी मिले और वो भी पूरी तरह से रेगुलराइज करा सके, ताकि उनको और जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल सके, साथ साथ जो तमाम जो लोन की जो फैसिलिटीज़ है वो उनको प्राप्त हो सके। हमारे साथ बात करने के लिए एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार जी हम इस पर बात करेंगे। सर, इस तमाम ऐसी सोसाइटियां हैं जो अनियोजित तरीके से बसाई गई हैं और पूर्व में बसी भी हैं, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई रास्ता निकालेगा एलडीए, ताकि उनकी भी जो कॉलोनियां हैं, जो उनके मकान हैं वो रेगुलराइज हो सके। कुछ प्राधिकरण हैं जहां पर बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रख करके वहां पे इस तरीके की चीज़ें की गई हैं। इससे जहां एक तरफ प्राधिकरण के खाते में भी पैसा आएगा उपविभाजन शुल्क और विकास शुल्क लेकर के, तो प्राधिकरण को लेकर के एलडीए के लिए भी जो है एक बड़ा ये जो है कह दिया जाए, क्योंकि लगातार अभियान चलता है अवैध निर्माण के खिलाफ, तोड़ने के लिए, सील करने के लिए। रिजल्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि ना के बराबर अभी भी देखा जाए तो ना के बराबर ये कार्रवाइयाँ हैं और कॉलोनियाँ लगातार बसती जा रही हैं। इस तरीके से क्या कहेंगे? जी, आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा रेज किया है यहाँ पे। अवैध रूप से जो बसी हुई कॉलोनियाँ हैं जिनका मैप सैंक्शन नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो उसमें एक तो मैप, मास्टर प्लान और बायलॉज के अगेंस्ट वो सैंक्शन हुई है, अगेंस्ट बसी हुई हैं, तो एक बहुत बड़ा इशू वो है। दूसरा, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको भी उपलब्ध कराने में समस्या आती है।
तो इसमें आपने जैसे बताया कि अगर बाकी प्राधिकरणों में इस तरह का कोई निर्णय हुआ है, बोर्ड से निर्णय हुआ है कि वो गोरखपुर हो गए, गोरखपुर विकास प्राधिकरण है, वाराणसी प्रकाश प्राधिकरण और प्रयागराज और कानपुर में भी सुना है कि सबके यहाँ सर्किल रेट का 1 से 10% अलग अलग प्रतिशत रखा गया है। तो ऐसा अगर कुछ लखनऊ में हो जाता है तो बहुत सुविधा मिलेगी आम लोगों को। नहीं, इसमें हम लोग करेंगे, अगर बाकी प्राधिकरण का कोई है हमारे पास उपलब्ध होता है तो उसको हम स्टडी करके उस तरह से निश्चित रूप से कुछ कराएंगे। लखनऊ में इसकी संख्या बहुत अधिक है, आपने जैसे बताया 500 से अधिक इस तरह के हैं, तो इससे आय भी आएगी प्राधिकरण को और हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। बट इसको साथ ही साथ हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा कि जो मैप में जो अप्रूवल्स हैं उसके हिसाब से ही, जो मैप के मापदंड हैं उसके हिसाब से ही बने हों, तो उस पर ही लागू करेंगे। ठीक है, बात करने के धन्यवाद। तो ये थे एलडीएबीसी जिन्होंने बताया कि अगर अन्य प्राधिकरणों में इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं तो यहाँ पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी इस पर आगे जो है कब क्या करना है, क्या प्रस्ताव बनवाना है जिससे आम लोगों को इसकी सुविधा मिल सके। कर्ण रेयान के साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज कल्याणी देवी इलाके में जामिया हबीबिया मदरसे से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां नकली नोट छापने की खबर मिलने के बाद अब इस मदरसे में छापेमारी की गई तो कई आपत्तिजनक किताबें भी मिली हैं। राष्ट्रीय स्वयं संघ को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली भी एक किताब मिली थी। इसके बाद कई जांच एजेंसियां यहां पर पहुंची और आज सुबह पीटीए की टीम भी यहां पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची। अनाधिकृत निर्माण होने के कारण सिविल लाइन पुलिस की मौजूदगी में मदरसे को सील कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। प्रयागराज के कल्याणी देवी क्षेत्र में जहां एक मदरसा था जामे हबीबिया, जिसमें जाली नोट छापने का मामला प्रकाश में आया था और इसके कार्यवाहक प्रिंसिपल तफसीरुल आरफीन के नेतृत्व में यह काम हो रहा था यहाँ पर, और पुलिस ने 4 लोग को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। वहीं छापे के दौरान एक आपत्तिजनक किताब भी मिली थी जिसमें आरएसएस को भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन भी बताया गया था। फिलहाल इसके बाद कई जांच एजेंसियां यहां जुटी और जांच पड़ताल में जुट गई और आज यहां मदरसा परिसर में कैमरे लगवाए जा रहे थे सुरक्षा के दृष्टिगत के कौन आ रहा है और जा रहा है। यहां पर पूरी तरह से व्यवस्थाएं मदरसे की ओर से कराई जा रही थी, मगर उसी बीच पीडीए के लोग भी यहां पहुंचे थे और सुबह सर्वे किया था। मगर अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, इस मदरसे को सील कर दिया गया है। पीडीए की ओर से यहां पर एक बैनर भी लगाया गया है सीलिंग के बाद, इस पे लिखा है अनधिकृत होने के कारण ये निर्माण को सील किया गया है। इस निर्माण में सील तोड़ना, पुनः निर्माण करने की कोशिश करना तथा किसी प्रकार का क्रय विक्रय करना असंवैधानिक दंडनीय अपराध है। आज्ञा से विकास प्राधिकरण। इस तरह की यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है और सीलिंग हुई है और सिविल लाइन पुलिस की मौजूदगी में ये कार्रवाई देखने को मिली है। मगर सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये नेक्सस था नोट छापने का, जो 100 की नोट नकली छापी जा रही थी, इसमें किस तरह से आगे जांच और रुक लेगी और यहाँ पे मदरसे में जो पढ़ाई हो रही थी उसकी भी अब जांच और पड़ताल एजेंसियां कर रही हैं। फिलहाल ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर किस तरह का माहौल चल रहा था और क्या हो रहा था पूरी तरह से। फिलहाल मदरसे के जो यहाँ पर क्लर्क थे उनका कहना भी था कि जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल अब ये जांच का विषय है और जांच के बाद एजेंसियां क्या आगे मोड़ लेती हैं ये भी एक देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। फिरोजाबाद में प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह पहुंचे। बीजेपी के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। बुलंदशहर में फाइनेंस कंपनी का कलेक्शन ऑफिसर गिरफ्तार। कंपनी का पैसा हड़पने के लिए फर्जी लूट की रची थी साजिश। प्रतापगढ़ में CISSE छात्र का हुआ जोरदार स्वागत। टॉप 10 में प्रथम रैंक किया हासिल। बांदा में लाखों के जेवरात लेकर पत्नी हुई फरार। घर वापस बुलाने पर ससुर ने दी धमकी। पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक से की शिकायत। बांदा में रिक्शा की बैटरी चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बीते दिनों वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ में अतिक्रमण हटाने गई एलडीए की टीम को बिल्डर ने घेरा। अवैध रूप से विकसित हो रही पूर्वांचल सिटी की ध्वस्त करने पहुंची थी टीम।
महोबा में बैंक के अंदर महिला के पैसे चोरी होने से मचा हड़कंप। सीसीटीवी के आधार पर आगामी कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखनऊ में पेरिस पैरालंपिक में रजत पदक विजेता सुहास यतिराज का लखनऊ हवाई अड्डे पर हुआ स्वागत। कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में यूपीपीसीएल में बड़े पैमाने पर चीफ इंजीनियर के हुए तबादले। 14 मुख्य अभियंता स्तर, 2 को मिली नई तैनाती। महोबा में अपर पुलिस अधीक्षक के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का किया गया आयोजन। डीएम समेत तमाम आला अधिकारी और पुलिसकर्मी रहे मौजूद। कानपुर में बहू ने ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की दी तहरीर। सदमे में ससुर ने कीटनाशक पीकर दी जान। रायबरेली में पागल कुत्तों का आतंक। पागल कुत्ते की चपेट में न आने को लेकर स्थानीय लोग कर रहे निगरानी। सहारनपुर में मिड डे मील का खाना खाने से स्कूली बच्चों की बिगड़ी हालत। एसडीएम के आदेश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने की जांच। बागपत में मूसलाधार बारिश से शहर हुआ जलमग्न। दुकानों और मकानों में घुसा बरसात का पानी। आम जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। महोबा में अज्ञात दबंगों ने युवक को मारी गोली। गोलीकांड की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। संत कबीर नगर में घूसखोर लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। जमीन पैमाइश के लिए किसान से ले रहा था रिश्वत। फतेहपुर में सिपाही पर पासपोर्ट जांच के नाम पर वसूली का आरोप। 5 साल से एक ही थाने में तैनात था सिपाही। आगरा में अवैध निर्माण पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। पास किए हुए नक्शे से विपरीत था निर्माण कार्य। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।